अब हम बात कर रहे हैं 1948 की, 2021 की बात नहीं कर रहे हैं। 2021 में समाचार पत्र तो है, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आया है, टीवी आ गया है, और बाद में अब सोशल मीडिया भी आ गए हैं। क्या क्या है अभी हमारे सामने जानकारी के लिए? प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सोशल मीडिया है। 1948 में केवल प्रिंट मीडिया था। 1948 में केवल क्या था? प्रिंट मीडिया था, और प्रिंट मीडिया की बड़ी अहम भूमिका मानी जाती थी जनजागरण के लिए, सरकार पर अंकुश रखने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती थी। स्वतंत्रता संग्राम में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अपने अखबार निकाले। समाज परिवर्तन की दृष्टि से समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को जानते हुए अखबार निकाले गए। 1920 में डॉक्टर आम्बेडकर ने मूकनायक निकाला था। याद आ रही है आपको? 1920 में मूकनायक निकला, और उसके बाद में यह बहिष्कृत भारत आ गया, उसके बाद में जनता आ गया, और उसके बाद में प्रबुद्ध भारत आ गया, और उसी के साथ साथ वंदना संघ का धम्मघोष आ गया। उसके साथ साथ वंदना संघ। परंतु मैं याद करना चाहूँगा स्वतंत्रता से पूर्व की बात को, मैं याद करना चाहूँगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1920 में मूकनायक निकाला। उसके बाद में बहिष्कृत भारत आया, उसके बाद में जनता आया। तो यह है परंपरा, और यह परंपरा होते हुए भी सेठ साहब आरोप करते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मसौदे में, इस अनुच्छेद में कहीं पर भी समाचार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया है। बाद में डॉक्टर अम्बेडकर इसका जवाब जो देंगे वो बाद में हम सुनेंगे। आगे क्या कहते हैं सेठ साहब? श्रीमान, अनुच्छेद 13 की वर्तमान शब्दावली बेढंगी है। जिस प्रकार से यह अनुच्छेद फॉर्मुलेट किया गया है, लिखा गया है, वो शब्दावली बड़ी बेढंगी है। उसमें एक महत्वपूर्ण विषय अर्थात समाचार पत्रों के स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं है। श्रीमान, मेरे विचार से इसके विरुद्ध यह तर्क उपस्थित किया जाएगा कि यह स्वतंत्रता खंड 1 के क में अर्थात भाषण व अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य में निहित है। डॉक्टर अम्बेडकर यही कहने वाले हैं आगे चलकर कि भाई अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि खंड 1 के क में वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जो दिया गया है उसी में है। परंतु इस पर आक्षेप है सेठ साहब का, और कहते हैं इसको अलग से लिखा जाना चाहिए। परंतु श्रीमान, मेरा यह निवेदन है कि वर्तमान युग समाचार पत्रों का युग है। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, सिर्फ समाचार पत्र थे। समाचार पत्र उत्तरोत्तर प्रबल होते जा रहे हैं, इसलिए उचित तो यह होगा कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का पृथक रूप से स्पष्ट उल्लेख हो। आगे कहते हैं, श्रीमान, डॉक्टर अम्बेडकर ने नागरिक स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन का भी समर्थन किया है। मैंने कहा कि अनुच्छेद 19 के खंड 2 में कुछ निर्बंध लगाए गए हैं जिसका समर्थन डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं, और इसीलिए निर्बंध लगाए गए हैं। परंतु दामोदर स्वरूप सेठ की मान्यता है कि इस प्रकार के निर्बंध होने से नागरिकों को इन स्वतंत्रता के अधिकारों का पूरी तरह से उपभोग नहीं ले सकेंगे, इसीलिए इस प्रकार के निर्बंधों का विरोध करते हैं। और फिर सेठ कहते हैं विरोध करते हुए, डॉक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था कि अंतिम रूप से नागरिक स्वतंत्रता को परिभाषा करने और सर्वोच्च न्यायालय पर इसके लिए निर्भर रहने के बजाय वह पुलिस की शक्तियों के सिद्धांत को निश्चित करे। इसलिए मसौदा समिति ने राज्य को ही इस योग्य बना दिया है कि सीधे सीधे नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करे। यह उचित नहीं है। जैसा मैंने कहा है, अमेरिका में अनिर्बंध अधिकार थे, उन पर प्रतिबंध सर्वोच्च न्यायालय ने लगाए। यहाँ पर
सेठ साहब वही आर्गूमेंट कर रहे हैं, और वो आर्गूमेंट कर रहे हैं कि स्वतंत्रता पर निर्बंध लाना ही हो तो न्यायालय द्वारा लाए जाने चाहिए थे, परंतु डॉक्टर आम्बेडकर को शायद ये उचित नहीं लगा, और इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर ने इन अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्य को दे दिया है, अर्थात पुलिस को दे दिया है। अब पुलिस नियंत्रित करेगी हमारे अधिकार, न्यायालय नियंत्रित नहीं करेगा, और इसीलिए इसको वह अनुचित मानते हैं। और क्या कहते हैं आगे, संविधान के माध्यम से हमें जो कुछ भी मूलाधिकार प्राप्त हो रहे हैं उन्हें जहाँ तहाँ खंडित कर दिया गया है। बड़ा आरोप था, यह आरोप बार बार होते रहेगा, और इस पर डॉक्टर आम्बेडकर क्या कहते हैं हम निश्चित तौर पर समझेंगे, परंतु प्रतिबंधों पर कड़ा विरोध किया गया, जहाँ तहाँ खंडित किया गया है, और इस प्रकार लोगों को पूर्ण नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं होती है। श्रीमान, मेरा यह निवेदन है कि मूलाधिकारों की सुखद प्राप्ति अभी दूर ही रह जाएगी, और इस संविधान के निर्माण से इस देश का कुछ भी लाभ नहीं होगा। कि यदि पुलिस द्वारा, मतलब राज्य द्वारा मूलाधिकारों पर इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने का समर्थन डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर आम्बेडकर एक हाथ से तो दे रहे हैं अधिकार, दूसरे हाथ से निकाल रहे हैं, और भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को कभी भी इन अधिकारों का पूर्ण स्वतंत्रता से प्रयोग करने का अवसर कभी भी नहीं मिलेगा। दूसरा संशोधन प्रोफेसर के.टी. शाह का है। के.टी. शाह को भी हम जानते हैं। उनका संशोधन इस प्रकार से, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, वर्शिप एंड प्रेस एंड पब्लिकेशन। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है, विचार और वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ वह 3 स्वतंत्रताएं और जोड़ना चाहते हैं। विचारों की स्वतंत्रता, आराधना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता कहेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, और प्रकाशन की स्वतंत्रता। उसको विस्तार करना चाहते हैं, 4 स्वतंत्रताएं अधिक जोड़कर। कौन सी? विचारों की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता और प्रकाशनों की स्वतंत्रता, इनको भी जोड़ना चाहिए, ऐसी उनकी मान्यता है। इस संबंध में आगे कहते हैं से शाह, इस संशोधन को उपस्थित करते हुए मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं यह देखकर चकित हुआ कि यह बातें क्यों छोड़ दी गई। यह स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के समान ही यह स्वतंत्रताएं भी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। मसौदा समिति ने इनको क्यों छोड़ दिया मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो चकित रह गया हूँ। मैं यही जानता हूँ, मैं नहीं जानता कि नागरिक स्वतंत्रता के यह महत्वपूर्ण अंश जानबूझकर छोड़ दिए गए हैं या अनजाने में छोड़ दिए गए हैं। आरोप कर रहे हैं, शाह साहब आरोप कर रहे हैं, आरोप यह कर रहे हैं कि जानबूझकर मसौदा समिति ने इन स्वतंत्रताओं का समावेश अनुच्छेद 13 के खंड 1 के उपखंड क में नहीं किया है। कौन सी स्वतंत्रता है? आराधना की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता और प्रकाशनों की स्वतंत्रता। मुझे नहीं लगता, शाह साहब कहते हैं कि अनजाने में किया हो भी सकता है, परंतु जानबूझकर किया हो तो बड़ी ही दुखदाई बात है। खंड में केवल भाषण और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का उल्लेख है। मेरी समझ में नहीं आता कि मसौदाकार के मस्तिष्क में किस प्रकार का भाषण स्वातंत्र्य था, जबकि वे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का पृथक रूप से उल्लेख करते हैं। मेरे विचारों से भाषण में ही अभिव्यक्ति बहुत कुछ एक साथ चलते हैं। उनका आक्षेप है कि भाषण स्वतंत्रता अलग और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अलग, ऐसा उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भाषण की स्वतंत्रता भी आ जाती है, परंतु मसौदाकारों ने, डॉक्टर आम्बेडकर ने दोनों बातें अलग अलग क्यों रखी, मैं तो इसको समझ नहीं पा सकता।
आराधना के स्वतंत्रता को क्यों छोड़ दिया गया? जानकारी के लिए आपको बताऊं, आराधना की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 25 में आ चुकी है। धर्म स्वतंत्रता के अधिकार में आराधना के स्वतंत्रता का उल्लेख है, परंतु शायद शाह जो है यह इस अनुच्छेद में भी उसको रखना चाहते हैं। जब तक मसौदा समिति तर्कपूर्ण और प्रभाव ढंग से समझा सके कि यह क्यों छोड़ दिया गया है, मैं तो कहूँगा कि हमारा संविधान अपूर्ण है और इसे सम्मिलित नहीं किया गया तो नागरिक स्वतंत्रता के एक महत्वपूर्ण अंग के संबंध में संविधान अपूर्ण ही रहेगा। शाह कहते हैं कि भाई इन स्वतंत्रताओं का समावेश यदि इस अनुच्छेद में नहीं किया गया तो मैं इस संविधान को अपूर्ण मानूंगा। हाँ, मसौदा समिति यदि इसका कोई तर्कसंगत उचित स्पष्टीकरण देती है तो बात अलग है, परंतु उचित और तर्कसंगत स्पष्टीकरण न देते हुए यदि इन प्रावधानों को छोड़ दिया गया तो मैं यह मानूंगा कि यह संविधान अपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में भी समाचार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, परंतु भारत के संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ऐसा वह कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र मतलब जिसको हम कहते हैं कि मानवाधिकार के अधिकार का घोषणा पत्र, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन 1948। संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन घोषित किया। शाह साहब उसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उसमें भी स्वतंत्र समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का उल्लेख है, परंतु ऐसा क्यों किया कि हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इस अनुच्छेद में उसका उल्लेख नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब आगे की बात सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारे अनुभवी मसौदाकारों ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का उल्लेख क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका किसी प्रावधान में उल्लेख न करके यदि किसी प्रथा या किसी कानून के अधीन इसे स्थान देने का प्रश्न उठेगा तो यह स्वतंत्रता संविधान को अमल में लाने वाले प्रशासकों की दया पर निर्भर होगी। बड़ा गंभीर आरोप है, समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहते हैं शाह, केटी शाह, संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया जा रहा है, परंतु संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया जा रहा है, पर आगे चलकर पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून के अधीन यदि इस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है तो वह स्वतंत्रता का अधिकार पार्लियामेंट की दया पर निर्भर होगा, सरकार की दया पर निर्भर होगा। परंतु यदि संविधान में इस प्रकार का अधिकार रखा जाता है तो पार्लियामेंट की दया पर या सरकार की दया पर निर्भर नहीं होगा। मसौदाकारों ने इतने अनुभवी मसौदाकार होने के पश्चात भी इस अधिकार को फंडामेंटल राइट्स में क्यों नहीं रखा, मुझे जानकारी नहीं है। और एक बड़ा संगीन आरोप, संगीन टिप्पणी डॉक्टर आम्बेडकर पर करते हैं शाह साहब, मैं उसको दोहराता हूँ, पहले अंग्रेजी में और फिर हिंदी में। I am afraid, looking at the facts of my most amendments, I am afraid, looking at the fate of my most amendments, that I may perhaps be hurling myself against a blank wall. But I will not prejudice my hearers, and certainly not the draftsmen, by assuming that they are unreasoning until they prove that they are guilty of utterly unreasoning opposition. क्या कहते हैं? मेरे अधिकांश संशोधनों की जो दशा हुई है, क्योंकि शाह जी ने जितने भी संशोधन प्रस्तुत किए अभी तक वो सब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा अस्वीकृत किए गए हैं, तो उनको चिंता है कि इस संशोधन क्या भी वही हश्र होगा, वही दशा होगी, इसको भी अस्वीकृत किया जाएगा। ऐसा हो सकता है, यह मैं जानता हूँ, फिर भी मैं अपना युक्तिवाद करूँगा। युक्तिवाद करते समय न तो मैं संविधान सभा के अन्य सदस्यों को
पूर्वग्रह दूषित करना चाहता हूँ और न ही मसौदा समिति को पूर्वग्रह दूषित करना चाहूँ। जब तक मसौदा समिति के सदस्य तर्क संगत दृष्टि से मैं गलत हूँ यह प्रस्तापित नहीं करते, तब तक मैं यही मानूंगा कि मैं किसी को पूर्वग्रह दूषित नहीं करना चाहता। परंतु मैं यह जानता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर मेरा यह संशोधन स्वीकृत नहीं करेंगे। मैं यह जानता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर मेरा यह संशोधन स्वीकृत नहीं करेंगे। के.एम. मुंशी जी क्या कहते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण संशोधन के.एम. मुंशी जी ने रखा है जो डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकृत किया है। के.एम. मुंशी मसौदा समिति के भी सदस्य थे। के.एम. मुंशी मसौदा समिति के भी सदस्य थे। वो कहते हैं, महोदय, जहाँ तक इस संशोधन के औचित्य के संबंध में मैं दो परिवर्तन, मूल मसौदे में दो परिवर्तन करना चाहता हूँ। मूल खंड में सेडिशन, राजद्रोह शब्द आया है, अर्थात मसौदा समिति द्वारा प्रस्तुत किया हुआ अनुच्छेद 13 के मसौदे में राजद्रोह शब्द था। खंड 2 में था यह राजद्रोह शब्द, खंड 2 में था, क्योंकि खंड 1 में जो अधिकार दिए गए हैं उस पर प्रतिबंध लगाते हैं कुछ, उसमें राजद्रोह शब्द था। मुंशी जी कहते हैं कि मैं राजद्रोह शब्द हटाना चाहता हूँ। क्यों हटाना चाहता हूँ इसका स्पष्टीकरण वह बाद में देते हैं। मूल खंड इस प्रकार था, अपमान लेख, अपमान वचन, मानहानि या राजद्रोह। तो मैं राजद्रोह शब्द यहाँ से हटाना चाहता हूँ। इस संशोधन के माध्यम से मैं राजद्रोह शब्द निकाल देना चाहता हूँ, सेडिशन शब्द इस अनुच्छेद से निकाल देना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त राज्य के प्राधिकार अथवा उसके आधार को जर्जर करने वाली किसी बात, यह भी शब्द प्रयोग किया गया था। राज्य का प्राधिकार, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, या उसका आधार फाउंडेशन ऑफ द स्टेट पर कोई आघात करता है, राज्य को ही समाप्त करने के प्रयास किए जाते हैं, ऐसे शब्द प्रयोग मूल अनुच्छेद में किए गए थे। उसको हटाकर उसकी जगह पर राज्य के सुरक्षा को दुर्बल करने वाले तथा राज्य के उन्मूलन की प्रवृत्ति वाले यह शब्द मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि उनको ये शब्द जो रखे गए हैं मूल में उनके संबंध में थोड़ी सी संदिग्धता है, अर्थ स्पष्ट नहीं है, इसलिए अधिक अर्थ स्पष्ट करने वाले शब्द वो रखना चाहते हैं। आगे बताते हैं, उद्देश्य यह है कि राजद्रोह शब्द निकाल दिया जाए, क्योंकि इसका आशय संदेहात्मक है और इसका विभिन्न अर्थों में प्रयोग होता है, और इसके स्थान में ऐसे शब्द रखे जाए जो स्पष्ट रूप से राज्य के विरुद्ध अपराध को व्यक्त करते हो। क्यों कह रही है, आगे कहते हैं, यह कानून जो राजद्रोह का कानून है, जो आगे उसका संदर्भ आएगा, राजद्रोह का जो कानून है वह कानून ब्रिटिशों ने बनाया हुआ है। वो कानून आज भी विद्यमान है, न तो कांग्रेस सरकार ने इसको निकाल दिया और न बीजेपी सरकार इसको निकाल देना चाहते। वो कानून आगे आएगा जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। वह कानून ब्रिटिशों के समय का है, आज भी विद्यमान है। न्यायालय ने कई बार कहा है कि इस शब्द को निकाल दीजिए, परंतु न तो कांग्रेस सरकार को उचित लगा और न इस सरकार में निकाला। राजद्रोह शब्द का विरोध अपने मुंशी जी इसलिए करते हैं कि ब्रिटिशों ने बनाया हुआ कानून है और गांधी के नेतृत्व में या अन्य किसी के नेतृत्व में जिन्होंने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, बहुतांश लोगों को, गांधी, नेहरू, पटेल, मुंशी या लोकमान्य तिलक भी, इन सारे लोगों को उसी कानून के अंतर्गत राजद्रोह के अपराधी मानकर जेल में जाना पड़ा था। इसलिए मुंशी जी राजद्रोह शब्द का विरोध करते हैं कि हम जेल में गए भाई, अब आने वाली सरकार इसी शब्द का प्रयोग कर कर यदि लोग सरकार के विरुद्ध आंदोलन करेंगे तो उनको जेल में भेजना चाहती हैं, तो यह उचित नहीं है, इसलिए इस शब्द को निकालना चाहता है। हमारी दंड संहिता, हाँ दंड संहिता,
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 124A आज भी विद्यमान है। ब्रिटिशों ने बनाई हुई धारा है, हम ब्रिटिशों को निकाल दिए, परंतु ब्रिटिशों के द्वारा बनाए गए इस प्रकार के जालिम कानून जो स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध प्रयोग किए जाते हैं थे, आज स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिकों के विरुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले देशद्रोही माने जाते थे, आज कांग्रेस और बीजेपी का शासन का विरोध करने वालों को भी उसी कानून के अंतर्गत देशद्रोही माना जाता है और जेल के पीछे भेज दिया जाता है। हमारी दंड संहिता की कुख्यात धारा 124A, पिनल कोड की धारा 124A किसी समय इतने व्यापक ढंग से प्रयोग में लाई जाती थी कि मुझे स्मरण है कि एक मामले में जिलाधीश की आलोचना करने पर भी यह धारा लागू की गई थी। कलेक्टर की आलोचना कर दी तो लगा दिया ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह की धारा उसके केस में। आज भी किसी की भी आलोचना करो सरकारी पक्ष की, किसी की भी आलोचना करो, देशद्रोह का कानून लगाया जाता है। क्या हम ब्रिटिश राज में हैं? मुंशी जी पूछते हैं, जिंदा होते तो पूछते क्या मैं ब्रिटिश राज में हूँ? उन पर भी शायद यह धारा लगाई जा सकती थी। अब आगे बोलते हैं, तब से लोकमत बहुत बदल गया है। अब चूंकि हमारा शासन जनतंत्रात्मक है, हमें शासन की आलोचना का स्वागत करना चाहिए। लोकतंत्र में, संविधान सभा में मुंशी जी यह विधान करते हैं कि हमें तो शासन की आलोचना का स्वागत करना चाहिए, किसी और को नहीं। मत पढ़ो डॉक्टर आम्बेडकर को, प्रधानमंत्री जी डॉक्टर आम्बेडकर को मत पढ़ो, संबित पात्रा जी डॉक्टर आम्बेडकर को मत पढ़ो, कम से कम के.एम. मुंशी जी को तो पढ़ो, कम से कम के.एम. मुंशी जी को तो पढ़ो, जो कहते हैं कि लोकतंत्र में शासन की आलोचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए और उसमें तथा इस प्रकार की उत्तेजना फैलाने में हमें विभेद करना चाहिए। सुरक्षा और सुव्यवस्था को यदि खतरा है, राज्य की बुनियाद को यदि खतरा है, तो हम उसका विरोध जरूर करते हैं, परंतु सरकार की आलोचना का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। और सरकार की आलोचना यदि की जाती है तो उसको स्वाभाविक मानना चाहिए और जनतंत्र का प्राण मानना चाहिए। क्या कहते हैं मुंशी जी? सरकार की आलोचना यह जनतंत्र का प्राण है और इसीलिए सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं माना जाएगा। अब मैं कुछ नोक-झोंक आपको बताऊंगा, कुछ नोक-झोंक बताऊंगा, थोड़ा सा हल्का होने के लिए भी बताऊंगा। ठाकुरदास भार्गव ने एक संशोधन प्रस्तुत किया। संशोधन यहाँ नहीं लिखा मैंने क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। संशोधन प्रस्तुत करते हुए ठाकुरदास भार्गव केवल संशोधन पर बात नहीं कर रहे थे, वो पूरे अनुच्छेद पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे। डॉक्टर आम्बेडकर को वो उचित नहीं लगा। डॉक्टर आम्बेडकर उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि क्या मेरे माननीय मित्र को इसकी छूट है कि वे खंडों पर सामान्य रूप से बोले। आक्षेप लिया डॉक्टर आम्बेडकर ने। क्या कहा उन्होंने? भाई आप खंड अपने संशोधन पर बोलिए, जनरल बात बाद में होगी ना, सारे संशोधन उपस्थित होने के बाद में आप जनरल बात क्यों कर रहे हो? तो आक्षेप लिया डॉक्टर आम्बेडकर ने। क्या कहते हैं? क्या मेरे माननीय मित्रों को इसकी छूट है कि वे खंडों पर सामान्य रूप से बोले? तो उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि आप सही है डॉक्टर आम्बेडकर, मैं भी उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि आप अपने संशोधन पर बोलिए, खंड पर मत बोलिए, परंतु मेरी ओर भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरी ओर भी वह ध्यान नहीं दे रहे हैं। और फिर डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं इस पर, अंग्रेजी में बड़ा अच्छा है, सुनिए, हिंदी अनुवाद भी बाद में पढ़ो।
This is an abuse of the procedure of the House. I cannot help saying that when a member speaks on the amendment, he must confine himself to the amendment. He cannot avail himself of this opportunity to ramble over entire field. अब मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ, अधिक बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि यह इस सभा की कार्यप्रणाली का निरादर करना है। यदि कोई सदस्य किसी संशोधन पर बोले तो उन्हें अपने को उसी संशोधन तक सीमित रखना चाहिए। इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें सभी प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर। ठाकुरदास भार्गव जी को डॉक्टर आम्बेडकर की बात उचित नहीं लगी, वह आहत हो गए और फिर कहने लग गए, आई एम स्पीकिंग ऑन द अमेंडमेंट, but the manner in which Dr. Ambedkar speaks and expresses himself, it is extremely objectionable. It is extremely objectionable. Why he should get up and speak in a threatening mood and demeaning tone? थ्रेटनिंग मूड एंड डिमिनियरिंग टोन। क्या कहते हैं, मैं संशोधन पर ही बोल रहा हूँ महोदय, परंतु जिस प्रकार डॉक्टर आम्बेडकर बोलते हैं और अपने आप को व्यक्त करते हैं वह बहुत ही आपत्तिजनक है। वह बहुत ही आपत्तिजनक है। वह खड़े होकर धमकी देकर हुक्म चलाने वाली भाषा में बात करते हैं। वह खड़े होकर धमकी देकर हुक्म चलाने वाली भाषा में बात करते हैं। माहौल कैसा हो गया, गर्म हो गया माहौल में तनाव आ गया। डॉक्टर आम्बेडकर की बात पर दुखी हो गए भार्गव जी और कहते हैं डॉक्टर आम्बेडकर खड़े हो जाते हैं और सदस्यों को धमकी देते हैं, धमकाने वाली बात करते हैं, हुक्म चलाने वाली बात करते हैं। तो इस माहौल को हल्का करने के लिए उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं, यह दिखाई देता है कि हर कोई आपे से बाहर हो रहा है। यह दिखाई देता है कि हर कोई आपे से बाहर हो रहा है, केवल अध्यक्ष ही अपने आप आपे में है। मैं ही आपे में हूँ। डॉक्टर आम्बेडकर भी आपे से बाहर हो रहे हैं ऐसा लग रहा है और भार्गव भी आपे से बाहर हो रहे हैं ऐसा लगता है। सभागृह हल्का हो गया, सारे ही हंसने लग गए। मैंने अभी श्री भार्गव को चेतावनी दी थी और जब डॉक्टर आम्बेडकर खड़े हुए तो उन्हें भी आगाह करने जा रहा था। मुझे इसका पूर्ण विश्वास है कि वह अपने भावना में बह गए। डॉक्टर आम्बेडकर भावनावश हो गए, भावना में बह गए और फिर वो कहते हैं कि वे कई दिनों से लगातार अत्यधिक काम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। मैं उनकी स्थिति को समझता हूँ और आशा करता हूँ कि सभा इस मामले को यही समाप्त कर देगी, आगे इस पर कोई चर्चा नहीं करेगी। मुझे आशा है कि भार्गव भी स्थिति को समझ गए होंगे और मुझे आशा है कि श्रोता भी स्थिति को समझ गए होंगे। पंडित ठाकुरदास भार्गव, मैं केवल संशोधन पर ही बोलूँगा महोदय, परंतु जिस समय कोई सदस्य संशोधन पर बोल रहा हो उस समय सदस्यों को, डॉक्टर आम्बेडकर सदस्य हैं संविधान सभा के, भले ही मसौदा समिति के अध्यक्ष हो, सदस्यों को यह निर्णय करने का अधिकार नहीं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। यह निर्णय करने का अधिकार सदस्यों को नहीं है। क्या प्रासंगिक है और क्या अप्रासंगिक है, यह निर्णय करने का अधिकार किसी भी सदस्य को नहीं है। हाँ, भले ही अध्यक्ष अपनी बात कह सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ मुझे रुकना चाहिए।